सी लाइन पर मैंने कोचिंग वगैरह ढूंढी कि मैं कहाँ से करूँ, क्या बेस्ट रहेगा मेरे लिए। इवन यू वॉन्ट बिलीव सर, मैंने यूट्यूब पे जितने मतलब डेमो वगैरह पढ़े थे, मैंने काफी डेमो उठाए थे। उसके बाद एक रैंडमली मेरे पास एक लड़के का मैसेज आता है कि यू कैन गो इट लाइक पारस। हम्म। मैंने ठीक है, मैंने कहा एक बार ट्राई करता हूँ मैं यहाँ पे। एंड जब सर मैं सुरिंदर सर के जब मैं लेक्चर लेना स्टार्ट किए ना, स्टार्टिंग वाले डेमो लेक्चर्स में भी, तब मेरे को लगा कि ये कुछ चीज अलग है, ये कॉन्सेप्चुअल है और ये हम्म। चीज लाइफ में काम आएगी आगे। अगर मैंने ये चीज सीखी तो ये काम आएगी मेरे। बाकी का ये था कि क्वेश्चन करवाओ खत्म करो। ये चीज मुझे अच्छी लगी थी, यहाँ से मैं पकड़ के आया फिर इसको। तो बाकी कोचिंग होती है वो आपको सारा स्टडी मटेरियल और आपके सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, और वो आपको आपके ऊपर है कि आपको लेने हैं। बट यहाँ पे एक शेड्यूल मेंटेन रहा है मेरा, कि उन्होंने मेरे को, मेरा मैथ के लेक्चर है, अकाउंट्स के लेक्चर है, इवन मेरा इकोनॉमिक्स और जो हम लोग का एक सब्जेक्ट होता है बीसी के, तो यहाँ पे सर वो मतलब एक एक लेक्चर, एक एक सब्जेक्ट का एक एक लेक्चर सर शेड्यूल होके आता था। तो हम लोग को लिमिट रहती थी कि हमें खत्म करना है इसको। तो सर एक हम्म। दिमाग में ना टाइम सेट रहता था कि इतने इतने में हमें खत्म करना है। अगर सर मुझे सारे लेक्चर एक साथ मिल जाते तो शायद नहीं हो पाता वो। और तीसरे पेपर सर वो मैथ वाले में सर मैं कैलकुलेटर ले जाना भूल गया। ओहो, अच्छा। अब आप ये सोचिए, अगर मेरे को ट्रिक्स नहीं होती मेरे साथ तो सर मेरा पास नहीं होता सर। वो ट्रिक्स इतनी काम की हैं कि अगर आप बिना कैलकुलेटर के जाते हो, अगर आपके दिमाग में ट्रिक है वो, तो हम्म। आप निकाल सकते हो। इतना काम आया सर वो। तो साहिल, आपने मैथ्स का पेपर बिना कैलकुलेटर के दिया है? बिना कैलकुलेटर के दिया था सर, लिटरली और सर। वो मैथ और और स्टैट पूरा। अरे वाह! और आपका भरोसा सिर्फ पारस इंस्टीट्यूट द्वारा पढ़ाई गई उन ट्रिक्स के ऊपर था? लिटरली सर, अगर वो नहीं होती मैं नहीं निकाल पा रहा था वो। ये कमाल है बात यार, है। कमाल कमाल है, कमाल है। बाकी ये तो एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है साहिल। कैलकुलेटर ना लेकर के जाना, नॉन मैथ का स्टूडेंट होना, और फिर उसके बाद ट्रिक्स पे भरोसा करते हुए अपना फाउंडेशन क्लियर करना। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको अपनी लाइफ में सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे चलना है, तो फिर आप सर कोई भी इंस्टीट्यूट उठा लो। लेकिन अगर आपको पता है रियल लाइफ में आपको क्या चीज डिमांड करी जाएगी आपसे, जैसे अब आप सीए फील्ड में हो, तो आपकी डिग्री चलो ठीक है आपके पास है, आपका सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर अगर आपको नॉलेज नहीं होगी ना, तो सर आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे। और आपकी जो रियल नॉलेज होगी सर, वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जब आपके पास होगी ना, तब आप वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को यूज करोगे। प्लस उसी नॉलेज को फिर ज्यादा प्रैक्टिस करते करते आप ना नई चीजें, नई आइडियाज और नई ट्रिक्स या फिर नई चीजें जो आगे काम आने वाली है सर, वो डेवलप कर पाओगे। तो सर ये चीज मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगती है कि यहाँ पे जो हमें पढ़ाने का तरीका, हमारे जो टीचर्स हैं, चाहे वो गौरव सर हो, हमारे सुरेंद्र सर हो, या ए टू जेड कोई भी फैकल्टी हो हमारी, वो हम्म। सारे के सारे सर कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, वो पूरा कॉन्सेप्ट से उठाते हैं। तो ठीक। सर ये चीज बच्चों को देखनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट कहाँ मिल रहा है उन्हें पूरा। अगर हम्म। बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी वो आगे सक्सेस करेगा। तो कॉन्सेप्ट देखो, फिर फैकल्टी अपना देखो, भाई ये हमें पढ़ाने का तरीका इसका कैसा लग रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम्म। और जब फिर अपना उस आप इंस्टीट्यूट का सिलेक्ट करो। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट मेन है, आपको देखो कॉन्सेप्ट कहाँ से खा रहे हैं। फिर सर कॉन्फिडेंस ऐसा था कि पेपर नहीं निकलने वाले, लेकिन सर विवेक मनोजा सर से कांटेक्ट था, तो वो यही बोलते थे, बेटा तुम अपने आप से ना भरोसा रखो, तुम्हारा निकलेगा, तुम्हारा अच्छा जाएगा, हमें तुम पे भरोसा है। तो सर उनका एक जो कॉन्फिडेंस था ना सर, उस कॉन्फिडेंस मेरे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस डेवलप किया कि यार साहिल सर बोल रहे हैं तो भरोसा रखो, एक बार ट्राई हाँ। करो। हेलो एवरीवन, आई एम एंकर विशाल जिंदल एंड वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ पारस इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग पहुंचे हैं झांसी, यूपी में। और हमारे साथ झांसी से कनेक्ट कर रहे हैं साहिल सोनी। साहिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। साहिल, आप झांसी से आते हैं। झांसी अपने बेबाक अंदाज के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, अपने शौर्य की गाथाओं के लिए जानी जाती है। और साहिल, अभी आपने जो 10+2 की है, मैं जानना चाहूंगा आपकी स्कूलिंग के बारे में। 10+2 आपने कहाँ से की है? सर मेरी 10+2 झांसी से हुई है। यहाँ पे एक स्कूल है, मदर सीता पब्लिक स्कूल, ये मेरे घर से नियर बाई है। और मैंने यहीं से अपना 10+2 किया हुआ है। और सक्सेसफुली मैंने अपना 12th क्रॉस किया है सर यहाँ से। एंड उसके बाद फिर मैंने बीकॉम में भी एडमिशन लिया है। ओके, आप बीकॉम भी कर रहे हैं? यस सर। ओके, तो आप सबसे पहले बात करते हैं आपके कॉमर्स के डिसीजन के लिए। ये बड़ा मुश्किल काम होता है जब हम 10 से +1 +2 में जाते हैं। हम आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल। तो ये कॉमर्स का डिसीजन कैसे रहा आपकी लाइफ में?
सर कॉमर्स का डिसीजन मेरे लिए टफ नहीं था। एक्चुअली मैंने जब मैं 7th क्लास में था तो मेरी बड़ी सिस्टर है, उन्होंने 11th में कॉमर्स ही ऑप्ट किया हुआ था। ओके। एंड हम लोग, मैं बेसिकली एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हम लोग यहाँ पे गोल्ड में थे। तो सर एक पैसों में इंटरेस्ट स्टार्टिंग से रहा है और ठीक बिजनेस है। भी इंटरेस्टिंग लगता था बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो 7th और 8th में सर मुझे ये लगने लगा था कि कब मैं साइंस छोड़ूं और कब मैं कॉमर्स पकड़ूं। ओके। ओके। 7th में जब मैं आया तो मेरा श्योर था कि हाँ मुझे कॉमर्स ही लेनी है और मुझे इसी में आगे चलना है अपना। ओके। तो जैसे आपने बताया कि आपका फैमिली बिजनेस भी है और आप गोल्डस्मिथ हैं, तो अभी इसमें क्या है कि आपकी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग्स क्या है कि अपना ही कारोबार संभालना है या कुछ और करने वाले हैं? क्योंकि सीए अब आपने ऑप्ट कर लिया है और फिर आप सीए भी बन जाएंगे क्योंकि आप पारस इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्टेड है। फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग्स क्या है? सर फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग ऐसी है कि फैमिली बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला है, वो हमेशा एक सेटल्ड है, वेल सेटल्ड अच्छे से ये बोलूंगा। तो एक लाइफ में कुछ नई चीज अचीव करनी है और एक फैमिली को एक अलग डायरेक्शन भी देनी, कि अगर फैमिली में जो आने वाली जनरेशन होगी तो उनके सामने भी एक ऑप्शन रहे कि हाँ हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है कि हम बिजनेस ही लाइन में जाएं या फिर हम अपना गोल्ड स्मिथ ही चूज करें। उन्हें ये भी लगेगा कि हाँ चलो भैया ने ये किया है तो हम भी ये कर सकते हैं आगे निकलने के लिए। ठीक है। ऐसा ठीक है। कुछ ठीक। सोचा हुआ था। ठीक है। तो एनी ड्रीम कंपनी और लाइक ड्रीम थिंग यू वांट टू डू कि भाई मुझे इस कंपनी को ज्वाइन करना है? सर ऐसा तो कंपनी का नहीं सोचा था, बट हाँ अपना खुद का एक एम्पायर बनाने का बहुत पहले से सोचा हुआ है। बहुत मन है खुद का एक एम्पायर हो, एक सीए फॉर्म हो खुद की एक अच्छी सी। ओके। ओके। तो तो उसके लिए जो रास्ता होगा वो पकड़ेंगे। वो पकड़ेंगे। ओके। तो आप बात करते हैं, आपको पारस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला? आप यूपी में रहते हैं, झांसी में, तो कैसे पता चला? कुछ फ्रेंड्स हैं या कहाँ बातचीत हुई? सर एक्चुअली जब मैंने ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो यहाँ का क्राउड काफ़ी अच्छा है, आपको ही पता होगा। यहाँ के क्राउड से मुझे नॉलेज पड़ी कि मुझे सीए क्यों करना है। पहले का देखो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मेरा कॉमर्स का था। सीए एज सच मैंने ये सोचा था कि सीए में मेरा बहुत टाइम लग सकता है मे बी, तो उतना टाइम मैं शायद ना दे पाऊँ, अपना एम्पायर क्रिएट करने में बाद लग जाएगा फिर। फिर सर मेरे को एक फ्रेंड आई मेरी लाइफ में, उसने मेरे को ना मतलब काफ़ी ज़्यादा एक एंकरेज किया कि हाँ तुम सीए करो, अच्छा खासा तुम्हारा अकाउंट है। तो इस चक्कर में फिर आया सी लाइन में, फिर सी लाइन फिर मैंने कोचिंग वगैरह ढूंढी कि मैं कहाँ से करूँ, क्या बेस्ट रहेगा मेरे लिए। इवन यू वांट बिलीव सर, मैंने यूट्यूब पे जितने मतलब डेमो वगैरह पढ़े थे, मैंने काफी डेमो उठाए थे। उसके बाद एक रैंडमली मेरे पास एक लड़के का मैसेज आता है कि यू कैन गो इट लाइक पारस। मैंने ठीक है, मैंने कहा एक बार ट्राई करता हूँ मैं यहाँ पे। एंड जब सर मैं सुरेंद्र सर के जब मैं लेक्चर लेना स्टार्ट किए ना, स्टार्टिंग वाले डेमो लेक्चर्स में भी, तब मेरे को लगा कि ये कुछ चीज अलग है, ये कॉन्सेप्चुअल है और ये चीज लाइफ में काम आएगी आगे। अगर मैंने ये चीज सीखी तो ये काम आएगी मेरे। बाकी का ये था कि क्वेश्चन करवाओ खत्म करो, ये चीज मुझे अच्छी लगी थी, यहाँ से मैं पकड़ के आया फिर। तो आपको मतलब उन लेक्चर से ये फील हुआ कि ये लाइफ लॉन्ग काम आने वाली चीजें हैं और हाँ मतलब ये आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करवाएगी, और इसी चीज के प्रति आप पारस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए अट्रैक्ट हुए। ओके। ओके। तो अब बात करते हैं आपकी फाउंडेशन की तैयारी की, क्योंकि लॉकडाउन का समय था, आपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी और ऑनलाइन की तरफ जाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग होता है जब आपने ऑफलाइन पढ़ाइयाँ की हो। तो ऑनलाइन का एक्सपीरियंस कैसा रहा पारस इंस्टीट्यूट के साथ? सर ऑनलाइन एक्सपीरियंस तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज़्यादा ही बेस्ट था, लेकिन हाँ जिस लेवल का बेस्ट एक कोई बंदा ट्राई कर सकता है देने की, वो पारस इंस्टीट्यूट ने मेरे लिए किया। क्योंकि सर देखो लिटरली बताऊं, तो बाकी कोचिंग होती है वो आपको सारा स्टडी मटेरियल और आपके सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे और वो आपको आपके ऊपर है कि आपको लेने हैं। बट यहाँ पे एक शेड्यूल मेंटेन रहा है मेरा, क्यों उन्होंने मेरे को, मेरा मैथ के लेक्चर हैं, अकाउंट्स के लेक्चर हैं, इवन मेरा इकोनॉमिक्स और जो हम लोग का एक सब्जेक्ट होता है बीसी के, तो यहाँ पे सर वो मतलब एक एक लेक्चर, एक एक सब्जेक्ट का एक एक लेक्चर सर शेड्यूल होके आता था। तो हम लोग को लिमिट रहती थी कि हमें खत्म करना है इसको। तो सर एक दिमाग में ना टाइम सेट रहता था कि इतने इतने में हमें खत्म करना है। अगर सर मुझे सारे लेक्चर एक साथ मिल जाते तो शायद नहीं हो पाता वो। तो शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट कर जाता। ओके। तो शेड्यूलिंग शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो जिस तरीके से उनको पता है कि बच्चे का किस तरीके से लेवल है, तो उसी लेवल के अकॉर्डिंग लेक्चर्स भेजते हैं, टाइम भेजते हैं। ओके। तो पेपर में जाने से पहले कितना कॉन्फिडेंस आपको रहा कि भाई मैं मतलब जितने टेस्ट कर चुका हूँ उससे कितना परसेंट आपको कॉन्फिडेंस आया कि ये तो मैं फाउंडेशन तो बहुत आसानी से निकाल दूंगा? तो फाउंडेशन निकालना वैसे मेरे लिए ये नहीं बोलूंगा बहुत टफ था, इजी भी नहीं था। बट हाँ यहाँ के सपोर्ट और यहाँ की यूटीएफटी से ये मान सकता हूँ कि जितना मैंने यूटीएफटी में पढ़ा है या फिर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इवन जो चेक होके आंसर्स मिलते थे हम लोगों को,
तो फिर वहां से ना एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस ना डेवलप हो गया था कि निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। और एंड व्हाट अबाउट नोट्स ऑफ पारस इंस्टीट्यूट? पारस इंस्टीट्यूट के नोट्स आपको कैसे लगते हैं एज कम्पेयर टू आईसीएआई? सर मैंने देखो फ्रैंक अकाउंट्स में जो हम लोग को क्वेश्चन मिलते हैं जो सुरेंद्र सर से बनाए हुए हैं, वो सर अनदर लेवल है। बिकॉज सर उसमें ना आरटीपी और जो आपका एमटीपी है वो आपको सिर्फ लास्ट प्रीवियस ईयर के नहीं रहेंगे, उसमें सर आपके ना जब आप पैदा भी नहीं होगे जबकि भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो सर वो एक अलग लेवल का ना एक फन होता था, क्योंकि सर देखो हम अकाउंट्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो एक मजा आता था कि हाँ कुछ अलग चीज है ये। जो टफ चीज होती है ना उसे फेस करते तो उसे सॉल्व करने में और मजा आता था। तो अकाउंट्स की सर एक अलग बात थी। जब सर गौरव सर के नोट्स की बात करें तो सर उनके नोट्स अलग रख दो, उनका लेक्चर उठाओ सीधे। उनका लेक्चर इतना इंटरेस्टिंग होता था सर, हद से ज्यादा। नोट्स की जरूरत इतनी पड़ती नहीं थी सर के साथ सर। बाकी बीसीके की अगर मैं बात करूं जो हमारे सर निखिल सर थे, सर वो अमेजिंग है। उनके साथ भी सर नोट्स की इतनी जरूरत पड़ी नहीं। बाकी नोट्स हाँ, लेकिन अगर उन्होंने पढ़ा दिया और उसके बाद आप नोट्स देख रहे हो फिर आपको दोबारा वो लेक्चर और नोट्स उठाने की जरूरत नहीं, वो दिमाग में बैठ जाएगा क्योंकि सर खुद ही रिवीजन करवाते थे पूरा आपका। बाकी मैथ्स में मैम ने जो नोट्स वगैरह दिए थे सब पूरी की पूरी शॉर्टकट ट्रिक रहती है A to Z, तो सर वो बहुत काम आई है। ओके साहिल, आपने बताया मैथ्स के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, तो जो ट्रिक्स हैं वो कितनी हेल्प करती हैं और क्या क्या तरीके की ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं कि कई बार डर भी होता है कि आगे हम लोग जब सीए के लिए जाएंगे, फाउंडेशन की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ मैथ्स होगा, पता नहीं हम लोग मैथ्स को क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उन स्पेशल ट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा यार बताइए। सर स्पेशल ट्रिक के बारे में सिर्फ एक रियल चीज बताऊंगा आपको एंड हर बच्चे को फिर उससे एक आइडिया लग जाएगा। मैं सर जो पहला पेपर हमारा अकाउंट्स का होता है सर, मैं उसमें कैलकुलेटर ले गया था क्योंकि उसमें सर हम लोगों को मिलता है ऑप्शन। दूसरा सर लॉ का, उसमें हमें जरूरत नहीं होती है कैलकुलेटर ले जाने की। और तीसरे पेपर सर वो मैथ वाले में सर मैं कैलकुलेटर ले जाना भूल गया। ओह अच्छा। अब आप ये सोचिए अगर मेरे को ट्रिक्स नहीं होती मेरे साथ तो सर मेरा पास नहीं होता सर। वो ट्रिक्स इतनी काम की हैं कि अगर आप बिना कैलकुलेटर के जाते हो, अगर आपके दिमाग में ट्रिक है वो, तो आप निकाल सकते हो। इतना काम आया सर। तो साहिल, आपने मैथ्स का पेपर बिना कैलकुलेटर के दिया? बिना कैलकुलेटर के दिया था सर, लिटरली सर। वो मैथ और स्टैट पूरा। अरे वाह। और आपका भरोसा सिर्फ पारस इंस्टीट्यूट द्वारा पढ़ाई गई उन ट्रिक्स के ऊपर था? लिटरली सर, अगर वो नहीं होती मैं नहीं निकाल पा रहा था वो। कमाल है यार, कमाल कमाल है, कमाल है। तो साहिल, मुझे एक चीज और बताइए कि कई बार प्लस टू में जैसे होता है कि मैथ एंड नॉन मैथ दोनों तरीके के बच्चे होते हैं। नॉन मैथ वालों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि सर आपने मैं नॉन स्पेशल मैथ वाला हूँ। अच्छा, आप नॉन मैथ वाले? वाला हूँ। मुझे मैथ इतनी सी भी नहीं पसंद है सर। यू वॉन्ट बिलीव सर, जब ना हम लोग के मैथ के लेक्चर चल रहे थे, मेरी रिजू मैम से बात हुई। मैंने कहा मैम ये जो आपके लेक्चर मेरे को प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये वो बच्चों वाले जो मैथ ऑफ करके आए हैं, क्योंकि मैम पढ़ाती थी पूरा डिटेल्स में, मुझे चाहिए थी फिर ट्रिक ट्रिक। तो सर जो मैथ का मेरे रियल लेक्चर जिसमें ट्रिक वाले लेक्चर थे, वो मेरा ये मान के चलो दिसंबर में मेरा अटेम्प्ट था। और सर मैंने ना अराउंड अगस्त में मैम से बोला था, मैम ने तब मेरे को प्रोवाइड करवाए थे, तब मैंने पूरा बैकअप दिया था, तब से मैंने स्टार्ट किया था। क्योंकि सर मेरे को मैथ इतनी सी भी नहीं पसंद थी, इस लेवल पे मैंने छोड़ दी थी, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। उसके बाद निकला सर वो। उसके बाद निकले। बाकी ये तो एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है साहिल। कैलकुलेटर ना लेकर के जाना, नॉन मैथ का स्टूडेंट होना और फिर उसके बाद ट्रिक्स पे भरोसा करते हुए अपना फाउंडेशन क्लियर करना। अभी इंटरमीडिएट को लेकर के क्या तैयारी चल रही है? वो मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी आप बीकॉम भी कर रहे हैं और क्या कहते हैं, आपकी इंटरमीडिएट भी चल रही है जिसके नाम से लोग डरते भी हैं, और आप पारस इंस्टीट्यूट से ही इंटरमीडिएट कर रहे हैं। सेम टाइम आपको अपना बिजनेस भी संभालना होता है। तो 3 मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स, तो कैसे मैनेज हो रहा है और क्या तैयारियां चल रही हैं? सर मैनेज तो ऐसे हो रहा है कि मैंने खुद अभी मैथ कर रखा था। मेरी खुद की बहन की शादी थी 18 फेब की, तो जनवरी से बेसिकली स्टार्ट होना चाहिए था। हर किसी को पता है अगर जैन से स्टार्टिंग हो रही है तो आप बेस्ट अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट सर मैंने जनवरी, फेब, इवन मार्च एंड, क्योंकि मार्च एंड में मैं अभी दिल्ली शिफ्ट हुआ, मेरे कॉलेज यहाँ पे लाइव मतलब ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन हुआ, तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो चुका हूँ। तो मैंने 23 मार्च को मैं दिल्ली आया हूँ। 23 फेब को आया हुआ मैं 23 फेब को यहाँ पे आया था दिल्ली में। उसके बाद मैंने 27 को अपने बैच स्टार्ट किए थे, उसके बाद से मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ। तो ये है कि हाँ स्टार्टिंग कर दी है और अभी बेस्ट जितना हो सकता है उतना ही मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और एक चीज़ जरूर बोलूँगा कि अपना एटीट्यूड, अपना ईगो साइड में रख के
जो फैकल्टी आपको बोल रही है करने को, अगर आप उस पर ना फोकस करो तो आपके लिए ये इंटरमीडिएट निकालना भी इजी हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज आपको उससे पता करनी पड़ेगी पहले कि आप आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप बोथ ग्रुप निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। ये चीज पहले आप सोच लो। अगर है पोटेंशियल आप में इतना तो आप बोथ ग्रुप लो, वरना आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मैंने यार बोथ ग्रुप की कोचिंग ली थी, अब मेरा निकला नहीं। तो मैं ये बोलूंगा, अब जैसे मैं खुद हूँ, मैंने सिंगल ग्रुप ऑप्ट किया है, भले ही मैंने रजिस्ट्रेशन बोथ ग्रुप का किया है, सिंगल ग्रुप की प्रिपरेशन करके नवंबर में दूंगा सर। आई होप कि निकल जाए अच्छे से। जी जी। तो साहिल मुझे एक चीज और बताइए, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई। कई बार ना बच्चे कॉन्फिडेंस में भी होते हैं कि हम लोग ठीक है बहुत ग्रुप ले लेते हैं, कई बार अंडर कॉन्फिडेंस में भी होते हैं, वो एक को लेकर के भी डर रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या जो फैकल्टी है पारस इंस्टीट्यूट की, वो कोई काउंसलिंग करती है आपके मार्क्स के बेसिस पे? कुछ ऐसा टेस्ट होता है या आपसे काउंसलिंग होती है? मार्क्स के बेसिस पे काउंसलिंग होती है और वो आपको बताते हैं कि आपको बहुत ग्रुप लेने चाहिए या क्या करना चाहिए? यस सर, बिल्कुल सर। इवन यहाँ पे ना एक अच्छा मुझे ये लगता है अलग चीज कि आप 1.5 ग्रुप प्रिपेयर करो आप। एक ग्रुप पूरा और दूसरे ग्रुप के 2 सब्जेक्ट, वो मेरे को बेस्ट लगता है सर। बट हाँ, मैंने अभी वो ऑप्ट नहीं किया है, बट हाँ ये चीज मुझे लिटरली बहुत बेस्ट लगी। एंड अगर जैसे मेरा सिलेबस मुझे लगता है कि हाँ अच्छे से जा रहा है तो मैं सर वो वाला ऑप्ट कर लूंगा। क्या बात, क्या बात। ओके साहिल, पारस की मैनेजमेंट के बारे में बहुत बात की जाती है कि पारस की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, और जब आप एक ऑनलाइन कोर्स कर रहे होते हैं तो उसमें मैनेजमेंट की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है, और आपके जितना टाइट शेड्यूल है उसमें मैनेजमेंट के साथ टाइमली कोऑर्डिनेशन होना और क्विक रिस्पॉन्स आना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कैसे एक्सपीरियंसेस हैं आपके मैनेजमेंट को लेकर? सर मैनेजमेंट का ऐसा है कि मेरा चल रहा है बैकअप। अभी बैकअप के बेसिस पे मैं अपने लेक्चर्स ले रहा हूँ। आज ही सर मैंने अपने 4 अकाउंट्स के और 4 लॉ के लेक्चर्स बैकअप में मंगवाए हैं। मैंने सुबह मंजू मैम को, जो हमारा एक नंबर होता है 505 वाला, हमें अगर कोई भी डाउट या क्वेरी या कुछ भी होता है वहीं पे मैसेज करते हैं, मैंने मैसेज किया, विद इन 5 और 10 मिनट्स में रिप्लाई आया। मैम ने मेरे को 20 मिनट के अंदर लेक्चर का अपना मेरा बैकअप प्रोवाइड करवाया। ये मैनेजमेंट इतना बेस्ट है सर कि अगर आपको हाल दिक्कत हो रही है तो आप फिर हाल मैसेज करो। और यहाँ पे सर मैनेजमेंट इतना अच्छा लगा मुझे कि आपका क्वेरी डिपार्टमेंट अलग है, आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट अलग। इवन सर आपको रेगुलर कॉल आएंगे कि आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, अगर आपको इशू आ रहा है तो आप वो भी बता सकते हैं। और आपके ना लेक्चर्स के अलावा अगर आपके एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आ रही है या फिर अगर आपका शेड्यूल में कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी आप उन्हें कॉल खुद आएगा, आपको फिर बताना है उन्हें। ये मैनेजमेंट है सर यहाँ पे इतना बेस्ट। साहिल, बहुत सारे बच्चों को ना जब इंस्टीट्यूट के चयन की बात आती है, सिलेक्शन की बात आती है, तब उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो समझ नहीं पाते हम किस बेसिस पे एक इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करें जिनसे आगे वो कंटिन्यू करके वो अपने सीए जैसे ख्वाब को पूरा कर सके। तो क्या ऐसे की पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को याद रखने चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट के सिलेक्शन से पहले? तो इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको अपनी लाइफ में सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे चलना है तो फिर आप सर कोई भी इंस्टीट्यूट उठा लो। लेकिन अगर आपको पता है रियल लाइफ में आपको क्या चीज डिमांड करी जाएगी आपसे, जैसे अब आप सीए फील्ड में हो तो आपकी डिग्री चलो ठीक है आपके पास है, आपका सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर अगर आपको नॉलेज नहीं होगी ना तो फिर आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे। और आपकी जो रियल नॉलेज होगी सर, वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जब आपके पास होगी ना, तब आप वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को यूज करोगे, प्लस उसी नॉलेज को फिर ज्यादा प्रैक्टिस करते करते आप ना नई चीजें, नई आइडियाज और नई ट्रिक्स या फिर नई चीजें जो आगे काम आने वाली है सर वो डेवलप कर पाओगे। तो सर ये चीज मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगती है कि यहाँ पे जो हमें पढ़ाने का तरीका, हमारे जो टीचर्स हैं, चाहे वो गौरव सर हो, हमारे सुरेंद्र सर हो या A to Z कोई भी फैकल्टी हो हमारी, वो सारे के सारे सर कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, वो पूरा कॉन्सेप्ट पे उठाते हैं। तो सर ये चीज बच्चों को देखनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट कहाँ मिल रहा है उन्हें पूरा। अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी वो आगे सक्सेस करेगा। तो कॉन्सेप्ट देखो, फिर फैकल्टी अपना देखो, भाई ये हमें पढ़ाने का तरीका इसका कैसा लग रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और फिर अपना उसको आप इंस्टीट्यूट का सिलेक्ट करो। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट मेन है, आपको देखो कॉन्सेप्ट कहाँ से खा रहे हैं। ओके, तो मतलब जो डेमो लेक्चर्स होते हैं जो डाला गया है यूट्यूब पे, जो आपको डेमोस के तौर पे दिया जाता है, उनके बेसिस पे एक स्टूडेंट को जज करना चाहिए कि वो कितनी कनेक्टिविटी महसूस कर रहे हैं, उनको कितने, उनके जो क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो कितने क्लियर हो रहे हैं, देन ओनली वो उस इंस्टीट्यूट का चुनाव करें। ओवरऑल डेवलपमेंट आपने मेंशन किया, बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको नॉलेज होनी चाहिए और वो एक अच्छा इंस्टीट्यूट ही आपको दे सकता है। पारस के रिजल्ट्स लगातार जो है टॉप रिजल्ट्स आ रहे हैं, 80 to 90% जो है पारस इंस्टीट्यूट के रिजल्ट्स आते हैं एज कम्पेयर टू ICAI। तो फैकल्टी जो है लगभग 25 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है फैकल्टी का।
तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इतने सालों से जो मेन फैकल्टी है वो चेंज नहीं हुई है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, तो ये स्टूडेंट्स को कितना हेल्प करता है? तो फैकल्टी के बारे में एक चीज और गौरव सर ने भी बताई हुई थी कि जब गौरव सर ने यहाँ से प्रिपरेशन करी तब भी यहाँ पे अकाउंट सरिंदर सर ही पढ़ाते थे। तो हाँ देखो, फैकल्टी पुरानी है और पुरानी जितनी होती है उतना ज्यादा उसका एक्सपीरियंस होता है, उतना ज्यादा वो इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट होता है जितना पुरानी फैकल्टी है, क्योंकि उतना ज्यादा उनका नॉलेज होता है। तो साहिल, पारस इंस्टीट्यूट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे दिल से, जो आपको लगता है, क्योंकि फाउंडेशन क्लियर हो चुका है, जैसी मैं आई होप कि जैसी फाउंडेशन का रिजल्ट आया होगा आपके घर में खुशियों की एक लहर दौड़ गई होगी, क्योंकि ऑब्वियस है, फैमिली को एक प्राउड फील होता है कि एक लड़का जो है अब हमारी फैमिली बिजनेस को संभालते हुए भी सीए बनने जा रहा है ना? तो इसमें पारस इंस्टीट्यूट को क्या कहना चाहोगे आप? सर पारस इंस्टीट्यूट को मैं आपको बात बताता हूँ, मेरा जब रिजल्ट आया नहीं था, मेरी विवेक मनोज सर से डायरेक्ट कांटेक्ट होता था पहले भी, तो सर उन्होंने ना एक अलग कॉन्फिडेंस भरा था मेरे अंदर कि तुम टेंशन नहीं लो। एक्चुअली क्या, मेरी दीदी की शादी वगैरह और एंगेजमेंट वगैरह ऐसे टाइम पे थी कि मेरे ना इशू हो रहा था सर बहुत ज्यादा वाला। मैं थोड़ा सा एक चीज और एक ऐड करूंगा कि हमारे ना सब पेपर थे जो सीए वाले, तो सीए वाले हमारे कुछ शेड्यूल होते 11, 13, 15, सॉरी 13, 15, 17, 19 को शेड्यूल हुए थे सर। और सर जो मेरे बीकॉम के एग्जाम थे वो शेड्यूल हुए थे 19, 23, 27 और 30 का। और सर जो सीए का जो टाइम था सर, और सर जो मेरा बीकॉम वाला टाइम था सर, वो दोनों का क्लैश हुआ था। लास्ट पेपर सीए का, फर्स्ट पेपर बीकॉम का। सर उसके बाद सर दिमाग इतना खराब हुआ था कि मैं पेपर दे के आया था एंड जल्दी जल्दी करके आया सर लास्ट पेपर। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा था कि यार बिगड़ सकता है यार, अगर बच गए तो बच गए, अच्छी बात है बच जाए तो। सर वो वाला पेपर दे के आया, उसके बाद फिर मैंने हाल बीकॉम का लिखना चालू किया 1 घंटे में। टाइम भी क्लैश हुआ, मैंने बताया सर। अब आप खुद सोचो, और उससे पहले मैं 25 नवंबर की मेरी बहन की एंगेजमेंट करके यहाँ पे पेपर देने आया था। 25 नवंबर की एंगेजमेंट थी, ठीक है। और फिर मैं पेपर देने सर यहाँ पे नोएडा आया था, दिल्ली साइड। फिर सर कॉन्फिडेंस ऐसा था कि पेपर नहीं निकलने वाले, लेकिन सर विवेक मनोजा सर से कॉन्टेक्ट था, तो वो यही बोलते थे बेटा तुम अपने आप पे ना भरोसा रखो, तुम्हारा निकलेगा, तुम्हारा अच्छा जाएगा, हमें तुम पे भरोसा है। सर उनका एक जो कॉन्फिडेंस था ना सर, उस कॉन्फिडेंस मेरे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस डेवलप किया कि यार साहिल सर बोल रहे हैं तो भरोसा रखो, एक बार ट्राई करो, चल जाए, अच्छी बात है। फिर सर जब रिजल्ट आया, जिस दिन 18 तारीख की मेरी बहन की शादी, 12 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, मैं काम में बिजी, रिजल्ट आया, मैंने घर पे बताया मैं रिजल्ट आ गया, पास हो गया। सर जो खुशी थी हद से ज्यादा, मैंने सर को मैसेज किया, विवेक मनोजा सर को, सर पास हो गया सर। सर भी सर खुश हुए, सर कह रहे हैं कब मिलने आ रहे हैं, मैंने कहा सर जल्दी आऊंगा, दिल्ली आ जाऊंगा, फिर आपसे मिलने आऊंगा, अभी से मुझे जाना है उनसे मिलने। सर ये लेवल की खुशी थी ना, का मतलब शादी की खुशी हो अलग है, वो सारे फंक्शन अलग चल रहे हैं, यहाँ एक अलग खुशी मिल गई। क्योंकि उसके बाद सर मतलब समझ रहे हैं ना, एंगेजमेंट के बाद आप जा रहे हो पेपर के लिए, पहले सर काम में बिजी था तो लेक्चर्स वगैरह भी कुछ स्किप किए थे, कुछ आपको बताया टेस्ट सीरीज स्किप करी थी, तो उन्हें भी लगा डाउट था कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो हद खुशी हुई थी। क्या बात है साहिल, साहिल आपकी स्टोरी सुन के ना वाकई ऐसे लगता है आप जैसे तूफानों से कश्ती निकाल करके लेकर के आए हो, और इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद भी, इतना टाइम ऑक्यूपाइड होने के बाद, और ऊपर नीचे जो सारी चीजें स्थितियां हुई आपके साथ, उसके बाद भी आपने मोटिवेशन कायम रखी। ऑफ कोर्स पारस इंस्टीट्यूट का तो साथ है ही आपके साथ। And Sahil, it was really great interacting with you, and we really wish you lots of success and happiness. And जैसे कि आपने कहा कि सर ने भी आपको कहा है कि कब मिलने आ रहे हो इस साल, तो डेफिनेटली अब जब आप सीए बन जाओगे ना, तो अब हम 1-on-1 इंटरव्यू करने वाले हैं, और इस पॉइंट्स को जरूर हम लोग मेंशन करेंगे कि फाउंडेशन में क्या चैलेंजेस थे। एंड आई होप कि अब आपके इंटरमीडिएट की तैयारी में और फाइनल तक के प्रोसेस में चैलेंजेस ना आए, और आप बहुत हंसते खेलते जो है सीए क्लियर कर लें, और जल्दी से हिसार हमें विजिट करें। सर सीए बनने के बाद नहीं सर, सीए बनने के पहले भी आऊंगा सर, मैं पहले भी आपका स्वागत है, बिल्कुल बिल्कुल आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच साहिल फॉर जॉइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।